नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कल हमने अनुच्छेद 13 तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है इसे समझते हैं। चलिए अनुच्छेद 14 को समझते हैं। आर्टिकल 14 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत क्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति के साथ विधि के समस्त समानता और विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। चलिए इसमें दो शब्द है, इसे समझ लेते हैं। क्या? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्या कहता है? ये विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कि राज्य किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं देगा, अर्थात विशेषाधिकारों की समाप्ति। कानून के नज़र में सभी समान हैं, चाहे कोई अधिकारी हो, मंत्री हो, नेता हो और कोई आम नागरिक हो। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून के नज़रों में सभी समान हैं। वो चाहे आम आदमी हो या चाहे मंत्री हो या नेता हो या अधिकारी हो, सभी कानून के नज़र में समान हैं। यह यूके अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? यह ब्रिटेन की अवधारणा है। कहाँ से? ब्रिटेन की अवधारणा है, अवधारणा है। यह नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक, नकारात्मक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं विधियों का समान संरक्षण। क्या? विधियों का समान संरक्षण, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये क्या कहता है? ये विधियों का समान संरक्षण कहता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। यदि परिस्थिति समान है तो समान व्यवहार किया जाएगा। चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई विकलांग व्यक्ति है, क्या? विकलांग व्यक्ति है, जैसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जा सके। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर विधियों का समान संरक्षण क्या है। तो चलिए बात करते हैं। ये अमेरिका की अवधारणा है। कहाँ की? ये अमेरिका की अवधारणा है और ये सकारात्मक है। क्या है? सकारात्मक है। अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद भी हैं। क्या? अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी पद अवधि के दौरान इन पर कोई फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता। क्या? राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर इनकी पद अवधि के दौरान इन पर कोई फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता। फौजदारी
मामला नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता। चलिए इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड, दीवानी मामले में 2 महीने का नोटिस देकर चलाया जा सकता है। क्या? दीवानी मामले में 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। तो चलिए अब सेकंड समझते हैं क्या है। संसद, संसद का कोई सदस्य, संसद का कोई सदस्य संसद भवन में कही गई किसी बात के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। अर्थात यदि संसद भवन में संसद का कोई सदस्य कुछ बोलता है तो वह किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह कहाँ लिखा है? यह अनुच्छेद 105 में लिखा है। कहाँ? अनुच्छेद 105 में लिखा गया है। चलिए थर्ड बात करते हैं। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। अर्थात राज्य विधानमंडल में यदि कोई सदस्य कुछ बोलता है तो वह न्यायालय में जवाबदेह नहीं है और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह कहाँ लिखा है? यह आर्टिकल 194 में लिखा गया है। चलिए फोर्थ समझते हैं। विदेशी राजदूत, क्या? विदेशी राजदूत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्या? विदेशी राजदूत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। चलिए फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं। आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा सकता है। क्या? अनुच्छेद 39 बी और 39 सी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा सकता है। चलिए अब हम अनुच्छेद 15 के ऊपर बात करते हैं। अनुच्छेद 15, क्या? आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं इसे। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 है। 15 का आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 है। यह क्या कहता है? राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या? राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब चलिए आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 2 को समझ लेते हैं। 15 के सब क्लॉज 2 को समझते हैं। ये क्या कहता है? यहाँ राज्य है लेकिन यहाँ क्या है? नागरिक है। नागरिक, क्या? नागरिक किसी व्यक्ति के साथ है। नागरिक किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग,
जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब आप लोग सोचते होंगे इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो इसमें जो है, इसमें राज्य है। राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और यहाँ क्या है, नागरिक है। यहाँ नागरिक जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? सार्वजनिक स्थानों, क्या? सार्वजनिक स्थानों जिसमें क्या आता है? पार्क, तालाब, कुआं आदि। भोजनालय स्थल या दुकान, ऐसे स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम अनुच्छेद 15 का सब आर्टिकल 3 को समझ लेते हैं। क्या? आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 3 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 15(3) का सब आर्टिकल कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। किसके लिए? राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या? राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए या उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे राज्य ने किया भी है। क्या? राज्य ने महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया है। और क्या है? महिला आयोग। क्या है? महिला आयोग 1992 में बना। अब जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम है, ऐसे तमाम अधिनियम हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए बने हैं। उम्मीद करते होंगे इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 15 का सब आर्टिकल 4 पर चर्चा करते हैं। क्या? आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 4 यह क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसमें क्या शामिल है? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं अर्थात एससी, और अनुसूचित जनजाति जिसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। क्या? एसटी कहते हैं। एसटी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या? के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या है?
राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों अर्थात ओबीसी, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। चलिए अब हम आर्टिकल 15 का आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 5 पर बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकता है। इसमें उच्च शिक्षण संस्थान शामिल है जिसमें आईआईटी, आईआईएम आदि। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया हो। चलिए अब आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 6 को समझ लेते हैं। क्या? आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 6 क्या कहता है? इसे 103वें क्या 103वें संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस क्या ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% कितना 10% आरक्षण दिया गया। क्या? आरक्षण दिया गया। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 15 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अनुच्छेद 16 के ऊपर बात करेंगे। क्या? आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य सरकारी नौकरी या पद के नियुक्ति और नियोजन में किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या? राज्य किसी नागरिक के साथ नियुक्ति और नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह सरकारी नौकरियों की बात करता है। जैसे सरकारी नौकरी और पद के नियुक्ति और नियोजन में राज्य किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। चलिए आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 1 को समझते हैं। ये क्या कहता है? ये यही कहता है कि राज्य जो है कोई सरकारी पद के लिए नियुक्ति और नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करे। क्या? नियुक्ति और नियोजन में सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। नियुक्ति और नियोजन नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगी। चलिए अब अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 2 को समझते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश
जन्म स्थान निवास, क्या निवास के स्थान पर नियुक्ति और नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या कहता है अनुच्छेद 16 का 2, राज्य सरकारी नौकरी या पद के लिए किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, वंश, जन्म स्थान, निवास के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। चलिए अब आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 3 को समझते हैं कि आखिर ये क्या कहता है। ये कहता है कि राज्य निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। क्या ये कहता है कि राज्य निवास के स्थान पर कानून बनाकर भेदभाव कर सकता है। यह इसलिए है ताकि यदि स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी दिया जा सके, इसीलिए ये निवास का रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगाया गया है ताकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें सरकारी रोजगार दिया जा सके। तो चलिए अब तो ये भी समझ में आ गया कि जो राज्य है निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकती है। चलिए अब आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 4 को समझते हैं। आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 4 क्या कहता है। ये बात करता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। क्या राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। क्या राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जिनका सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो चलिए यह भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 5 पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या कहता है। ये कहता है कि राज्य धार्मिक मामलों में किसी धार्मिक व्यक्ति को वरीयता दे सकता है। क्या कहता है राज्य धार्मिक मामलों में किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है या वरीयता दे सकता है। जैसे हिंदू धर्म के लिए और मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई हैं तो इन धर्मों को जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है। इसीलिए ये जोड़ा गया है कि राज्य धार्मिक क्रियाकलापों के लिए किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता दे सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 का 6 क्या कहता है। इसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जोड़ा गया जो EWS के वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। क्या यह 103वें संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जोड़ा गया जो EWS के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान करता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आर्टिकल 16 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आर्टिकल 17 के ऊपर बात करेंगे। क्या आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत अर्थात अनटचबिलिटी का अंत। क्या अस्पृश्यता
अस्पृश्यता का इसको इंग्लिश में कहते हैं अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी अस्पृश्यता का अंत अर्थात अनटचबिलिटी का अंत, अर्थात भेदभाव की समाप्ति। कोई नागरिक किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इसे ही अस्पृश्यता कहते हैं। अस्पृश्यता को संविधान में डिफाइन नहीं किया, अर्थात अस्पृश्यता के अर्थ को संविधान में नहीं समझा गया है, बस अस्पृश्यता का शब्द प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि छुआछूत का अंत। कोई नागरिक किसी नागरिक के साथ छुआछूत नहीं करेगा, इसे ही अस्पृश्यता कहते हैं, इंग्लिश में इसे अनटचबिलिटी कहते हैं। चलिए आर्टिकल 17 हो गया, तो अब हम आर्टिकल 18 पर बात करते हैं। क्या आर्टिकल 18 क्या कहता है? यह कहता है उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों का अंत, अर्थात इसमें उपाधियों का अंत। तो चलिए अब हम आर्टिकल 18(1) को समझते हैं, ये क्या कहता है। अनुच्छेद 18 का 1 कहता है कि राज्य सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। क्या? राज्य सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब जैसे सैन्य में क्या आता है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि। और शैक्षणिक संस्थान में क्या आता है? जैसे डॉक्टर, क्या? डॉक्टर, MBBS, ETC, ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 का 2। ये क्या कहता है? ये भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। क्या? भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा। चलिए अब आर्टिकल 18(3) को समझते हैं। ये क्या कहता है? आर्टिकल 18 का 3 कहता है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में राज्य के अधीन लाभ के पद पर है तो वो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के उपाधि धारण नहीं करेगा। क्या कहता है? यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लाभ के पद पर है तो वो विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति के अनुमति से उपाधि धारण नहीं करेगा। चलिए अब हम आर्टिकल 18(4) पर बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है? आर्टिकल 18 का 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर उपाधि धारण नहीं करेगा। क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तो चलिए समानता के अधिकार को हमने समझ लिया। क्या? समानता का अधिकार समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। लेकिन इसका अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।